चलिए आइए हम लोग बात कर रहे हैं कि मिनिमम वर्क इनपुट के लिए जो इंटरमीडिएट प्रेशर होगा वो कितना होगा। इंटरमीडिएट प्रेशर का मतलब अभी हम आपको समझाएं कि अगर ये आपका डायग्राम है, इफ दिस इज द डायग्राम फॉर पीवी, है ना, तो हम आपको यहाँ पे बताएं कि सबसे पहले मेरा, है ना, अगर हम मल्टी स्टेज की बात करें, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, मल्टी स्टेज के लिए अगर हम बात करें, क्लियर है ना, तो हम बताएं कि सबसे पहले कंप्रेसर 1 में मेरा कंप्रेशन होगा, फिर हम क्या करते हैं, इंटरकूलिंग करते हैं, फिर हम दूसरे में कंप्रेशन करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से मेरा डायग्राम डिफाइंड होता है ना। और ये जो मेरा कंटिन्यू अगर होता तो एक कुछ ऐसे डिफाइंड होता, और दिस अमाउंट ऑफ वर्क जो है दैट इज सेविंग ड्यू टू इंटरकूलिंग। बात समझ में आ रही है ना। तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो सेव होता है इंटरकूलर के कारण, इंटरकूलर वर्क के कारण सेव होता है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो मेरा होता था 1, इसको हम बताए थे 1 डैश, और ये मेरा पॉइंट क्या था 2, क्लियर है ना। तो पहला जो आपका कंप्रेशन में जो पहला कंप्रेसर में जो कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है वो ये हो रहा है, और यहाँ पे जो प्रेशर डिफाइन हो रहा है दिस प्रेशर इज नोन एज, है ना, पी आई, या यहाँ पे इसी को हम लोग P1 डैश भी बोल सकते हैं, P2 भी बोल सकते हैं। तो जनरली हम लोग P2 से इसको डिनोट करते हैं। तो P2 इज इक्वल टू PI। PI का मतलब मेरा क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि फॉर मिनिमम वर्क इनपुट, हम हमेशा बात कर रहे हैं कि कंप्रेसर के केस में हम क्या चाहते हैं कि जितना मिनिमम वर्क हमको देना पड़े। तो फॉर मिनिमम वर्क इनपुट के लिए एक जो P2 का वैल्यू है, इंटरमीडिएट प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए, वो अभी हम एक रिलेशन से यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, क्लियर है ना। तो आइए देखिए हम यहाँ पे हेडिंग करते हैं, क्लियर, समझिए। हम यहाँ पे आपको हेडिंग दे रहे हैं इंटरमीडिएट प्रेशर for minimum work input, intermediate pressure for minimum work इनपुट, क्लियर है ना। तो मिनिमम वर्क इनपुट के लिए हमको जो इंटरमीडिएट प्रेशर कितना होना चाहिए, है ना, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड, है ना, हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें 2 स्टेज कंप्रेशन का, है ना, तो 2 स्टेज कंप्रेशन में 2 कंप्रेशन होगा मेरा। अभी हम बात किए थे कि अगर 2 स्टेज की बात करें तो ये मेरा कंप्रेसर C1 हो गया, जिसको लो प्रेशर कंप्रेसर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा मान लिया कि यहाँ से मेरा, है ना, एयर पॉइंट 1 से इन किया, फिर कंप्रेस हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर यहाँ पे आया आउट हुआ, फिर यहाँ पे इंटरकूलिंग होगा, है ना, और इंटरकूलिंग होने के बाद फिर से मेरा कंप्रेसर 2 में आएगा। ये जो मेरा है दिस इज कंप्रेसर 2, जिसको हम हाई प्रेशर कंप्रेसर भी बोलते हैं और कंप्रेसर 2 भी बोलते हैं। अभी आपका यहाँ पे इंटरकूलिंग होता है, फिर इसमें इन किया, फिर इसमें कंप्रेस हुआ, और फिर यहाँ से क्या किया, आउट किया, और आउट करने के बाद फिर आपका रिसीवर में क्या हो गया, रिसीव हो गया। ये भी हम बात किए थे अभी। तो कहने का मतलब है कि हम देखें तो वर्क डन हमको दोनों जगह देना पड़ रहा है, कंप्रेसर 1 में भी और कंप्रेसर 2 में भी देना पड़ रहा है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल कंप्रेसर वर्क की बात करें, सी का मतलब कंप्रेसर वर्क की हम बात कर रहे हैं, मतलब कंप्रेसर 1 और 2 दोनों को मिलाकर, तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू वर्क डन फॉर कंप्रेसर 1 प्लस वर्क डन फॉर कंप्रेसर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला के लिए वर्क डन, फिर दूसरे के लिए वर्क इनपुट। आइए अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहें तो दैट इज इक्वल टू पहले का वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, अगर हम यहाँ पे विदाउट
किल्डेंस वॉल्यूम की बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू, हम बताए थे फॉर्मूला कि वर्क डन, नेट वर्क डन फॉर कंप्रेसर, क्लियर है ना, दैट इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 इंटू P1 V1 एंड हेयर P1 V1 P2 बाई P1 पे पावर n माइनस 1 अपॉन n और माइनस 1, है ना, ये हम आपको बता चुके हैं। तो कंप्रेसर 1 के लिए मेरा क्या हो जाएगा, तो कंप्रेसर 1 के लिए मेरा हो जाएगा दैट इज n अपॉन n माइनस 1 P1 V1 इंटू P2 बाई P1 पे पावर n माइनस 1 अपॉन n और माइनस 1, ये तो पहला के लिए हो गया। सिमिलरली सेकेंड के लिए, है ना, तो सेकेंड के लिए हमको यहाँ पे P1 V1 है, वहाँ पे कंप्रेशन सेकेंड में कहाँ से हो रहा है, तो P2 से हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना, कहने का मतलब है, समझिए यहाँ पे डायग्राम से, इसका डायग्राम हम आपको बताए थे, ठीक है ना, कि सपोज दैट कि ए आपका डायग्राम है ना, तो कहने का मतलब ए पहला में कंप्रेशन हुआ जिसको हम 1 से 1 डैश बताए थे, फिर इंटरकूलिंग हुआ कहाँ तक, 2 तक, फिर से कंप्रेशन हुआ और फिर डिस्चार्ज हो गया, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि पहला के लिए जो कंप्रेशन प्रोसेस हुआ है ना, तो वो कहाँ से, प्रेशर रेशियो जो P2 बाई P1, तो कहने का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, मतलब इसको हम P2 भी बोल सकते हैं, P1 डैश भी बोल सकते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम P2 लिख सकते हैं, क्लियर। तो पहला के लिए जो कंप्रेशन हुआ वो P2 बाई P1 एक कंप्रेशन प्रोसेस है पहला कंप्रेसर के लिए, दूसरा के लिए मेरा एक कंप्रेशन प्रोसेस है, क्लियर है ना, ये मेरा क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है। तो ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो जहाँ पे हम यहाँ पे P1 V1 लिखे थे, तो यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है सेकेंड में, तो ये क्या हो जाएगा, P2 V2, क्लियर है ना। फिर से समझिए कि पहला के लिए कंप्रेशन 1 से 1 डैश हो रहा था, तो हम क्या लिख रहे थे, P1 V1 और प्रेशर रेशियो में P2 बाई P1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे P2 और P1 डैश प्रेशर दोनों सेम ही है, कांस्टेंट प्रेशर पे है ना, ये आपका P भी होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो P2 बाई P1 हम लिख सकते हैं इसको, क्लियर है। कंफ्यूजन नहीं करना है कि सर यहाँ पे आप P2 नहीं P1 डैश बाई P1 आपको लिखना चाहिए, 1 से 1 डैश के लिए आप P2 कैसे लिख दिए, क्योंकि P1 डैश जो है वो किसके बराबर होगा, P2 के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे P2 लिख सकते हैं, क्लियर है ना, क्लियर। चलिए आइए सेकेंड में हम बात कर रहे हैं कि सेकेंड में कंप्रेशन वहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है, और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कितना है, 3 है, सपोज दैट, या 2 डैश जो भी आपको मानना है, क्लियर। अभी हम मान लेते हैं यहाँ पे 3 है, तो ए जो आपका है कंप्रेशन प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो गया, तो ए P2 V2 हो जाएगा P1 V1 के जगह पे, और P3 बाई क्या हो जाएगा आपका, P2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था आपका, P2 बाई P1 था, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइए इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो ये तो WC1 के लिए हो गया प्लस WC2 के लिए कितना हो जाएगा जी, तो n बाई n माइनस 1 इंटू P1 V1 के जगह पे P2 V2 हो जाएगा, दिस इज P2 V2 और हेयर P3, क्योंकि हायर प्रेशर कितना हो गया P3, यहाँ पे हायर कितना हुआ था P2, तो P3 बाई P2, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा P3 बाई P2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन n और माइनस, क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि दिस इज द टोटल 2 स्टेज के लिए ये टोटल आपका कंप्रेसर वर्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आइए इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं, समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। कंप्रेसर वर्क इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से देखें तो मेरा जो कंप्रेसर वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा। आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि चूंकि आपको क्या करना है कि मिनिमम वर्क इनपुट के लिए निकालना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि उसके लिए डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो n माइनस 1 बाई n को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो इसको पहले हम मान लेते हैं लेट n माइनस 1 अपॉन n
इज इक्वल टू x। क्लियर है? तो जो मेरा वर्क इनपुट फॉर कंप्रेसर आ जाएगा ये 1/n/n-1 है। हम क्या माने हैं? n उल्टा n-1/n को x है ना, तो ये उल्टा जब होगा तो 1/x हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/x इंटू P1 V1। एक चीज और समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो P1 V1 इक्वेशंस है ना, हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू mRT, तो P1 V1 को हम लोग लिख सकते हैं mRT1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P1 V1 के जगह पे क्या लिखेंगे जी? mRT1। क्लियर है? और यहाँ पे आपका हो जाएगा P2/P1 पे पावर x, हम मान चुके हैं n-1/n को x और -1। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा n/n-1, ये फिर से आपका जो है ये 1/x हो जाएगा। क्लियर है ना? इनटू P2 V2 को फिर से हम लिख सकते हैं mRT2। क्लियर है? और यहाँ पे आपका हो जाएगा P3/P2 पे पावर x है ना, और माइनस कितना 1। क्लियर है? अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे है ना, तो हमको क्या मिलेगा वैल्यू? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए है ना, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिलेगा है ना, क्या मिलेगा इसको हम लोग देखते हैं। चलिए आइए हम अब डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर मिनिमम वर्क इनपुट, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं? जीरो करते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ से हम जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको? टोटल वर्क जो है किसके रिस्पेक्ट में अब हम करेंगे है ना, P1 P2 P3 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा। यहाँ जो P1 का वैल्यू है, जो आपका P1 का है, ये भी आपका चेंज नहीं है, ये भी आपका क्या है? कांस्टेंट है ना। ये P1 का वैल्यू जितना इनलेट पे होगा उतना ही होगा। फिर फाइनली जो P3 है आपका, जो P3 है वो भी आपका क्या है? मैक्सिमम प्रेशर है, तो वो भी आपका वैरी नहीं करेगा। लेकिन जो आपका इंटरमीडिएट प्रेशर जो P2 है, यहाँ पे जो आपका P2 का वैल्यू है, ये जो है आपका वैरी कर सकता है। कहाँ से लेकर? P1 से लेकर P3 तक। क्लियर? तो यहाँ जो मेरा वेरिएबल्स डिफाइंड होता है वो कौन सा होता है? P2 डिफाइंड होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? फिर से हम समझा रहे हैं कि P1, मान लिया कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है वो एयर को सक कर रहे हैं, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं होगा, वो तो इनलेट पे वही रहेगा। फिर मैक्सिमम मान लिया कि हम उसको 10 बार तक ले गए। क्लियर है ना? तो वो 10 बार भी अब क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमम के है ना रिस्पेक्ट में हम लोग नहीं करते हैं है ना। P2 वेरिएबल्स होता है, ये आपका 1 से लेकर 2 3 तक ये कहीं भी हो सकता है। क्लियर है ना? हो सकता है ये थोड़ा सा और आकर के कंप्रेस करते तो P2 का वैल्यू बढ़ जाता। तो ये आपका वेरिएबल्स होता है ना। इसीलिए हम लोग किसके साथ करते हैं? तो P2 के साथ इसको डिफरेंशिएट करते हैं। दैट विल बी 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको डिफरेंशिएट करके आप 0 कीजिए, देखिए क्या वैल्यू आ रहा है, समझिए थोड़ा सा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा? कीजिए आइए, किसके साथ करना है? P2 के साथ करना है, ये भी हम आपको बता देंगे। क्लियर है ना? तो P2 के अलावे जितना भी वैल्यू है ये सारा आपका कॉमन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वर्क डन है ना फॉर कंप्रेशन जो आएगा इसको तो डिफरेंशिएट करना है ना P2 के साथ। तो P2 के साथ इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 1/x mRT1, ये सारा कॉमन है, कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए। तो 1/x mRT1। क्लियर है ना? आप देखो अगर यहाँ पे अलग अलग करोगे, क्योंकि P2 के साथ तो हमको डिफरेंशिएट करना है, तो उसके P1 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा है ना। तो P2 पे पावर x और P1 पे पावर x अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे WC को, टोटल वर्क डन है ना, जब हम इसको करेंगे तो मेरा जो 1/x है mRT1 है, एक कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये P2 पे पावर x और P1 पे पावर x हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो P2 के साथ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो P1 पे पावर x मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनटू 1/P1 पे पावर x है ना, क्योंकि ये डिवाइड में है P1 पे पावर x।
तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा जी, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा दैट इज P2 पे पावर x, है ना। तो P2 पे पावर x और -1, तो P2 पे पावर x को आप डिफरेंशिएट करो P2 के साथ, कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा दैट इज nx, x पे पावर n, तो nx, x क्या है P2 पे पावर कितना, तो n-1, तो x -1। क्लियर है ना। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि P2 पे पावर x मतलब x पे पावर n के फॉर्म में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, nx, n क्या है x के बराबर है, तो x इंटू n पे पावर x -1। क्लियर है ना। और -1 के लिए कितना 0, तो इसको हम लोग कांस्टेंट है 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं। चलिए आइए यहाँ पे प्लस इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फिर से ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1/x mRT2, है ना, और P3 इतना वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको आप कर लेंगे 1/x mRT2, है ना, ये तो पूरा हो गया, और इनटू यहाँ P3 है, तो आप P3 पे पावर x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, है ना, यहाँ पे आपको बच जाएगा, है ना, P3 पे पावर x कॉमन हो गया, तो 1 बाई क्या बचेगा P2 पे पावर x, और 1 बाई P2 पे पावर x को अगर ऊपर ले जाओगे तो P2 पे पावर -x हो जाएगा। क्लियर है ना। तो P2 पे पावर -x को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्लियर। तो कैसे करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, जब यहाँ पे आप आओगे तो -x हो जाएगा, है ना, इंटू P2 पे पावर कितना -x और -1 -x -1 इज इक्वल टू, इसका तो 1 का आपका 0 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये जो है आपका डिफरेंशिएशन होगा कुछ इस तरह से। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा। हम फिर से आपको बात कर रहे हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, बहुत सिंपल है कि आपको P2 के साथ करना है, तो 1/x mRT1, है ना, और P1 पे पावर s कॉमन ले लीजिए, P2 को कीजिएगा तो x पे पावर n के फॉर्म में आएगा, तो nx पे पावर n-1। सिमिलरली जब सेकेंड में आएंगे 1/x mRT2, है ना, और P3 पे पावर x कॉमन हो जाएगा, ये P2 पे पावर x 1/P2 पे पावर x ऊपर जाएगा तो -x, है ना। तो P2 पे पावर -x को डिफरेंशिएट करना है P2 के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा -x P2 पे पावर n-1, तो -x -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए आइए देखिए यहाँ पे आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है आप यहां से 1/x और x को कैंसिल कर दो, क्या मिलेगा, तो mRT1 इंटू 1/P1 पे पावर x और इंटू P2 पे पावर x -1, और ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, टोटल माइनस हो जाएगा, और ये भी x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, तो mRT2, है ना, इंटू P3 पे पावर x इंटू P2 पे पावर -x और -1। क्लियर है ना। दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पे अगर आप लिखो तो ए आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, देखो यहाँ पे ध्यान दो, mRT1, है ना, mRT1 अपॉन P1 पे पावर x लिखो, अलग से 1/, लिखने की जरूरत नहीं है, और इंटू यहाँ पे कितना P2 पे पावर x -1 इक्वल टू, ए निगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो mRT2 इंटू P3 पे पावर x, क्लियर है ना, और इंटू P2 पे पावर -x + 1 लिख सकते हो, माइनस कॉमन आप लेंगे तो ये +1 हो जाएगा। क्लियर है ना। दैट इज इक्वल टू 0, ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखो mRT पहले कैंसिल कर दो, कोई जरूरत ही नहीं है ना, दोनों साइड सेम है। यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से बच जाएगा आपको T1 इंटू P2 पे पावर x -1 अपॉन P1 पे पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा देखो ध्यान दो, तो ये आपका पहले P3 बचेगा और T2 भी है, तो T2 इंटू P3 पे पावर x, है ना, अपॉन, अब देखो ये निगेटिव है, जब ये 1/P2 करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका P2 पे पावर x + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो यहां से आपको मिलेगा, है ना,
T1 इंटू P2 पे पावर x माइनस वन इंटू इसको मल्टीप्लाई करो तो P2 पे पावर x प्लस वन इज इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो P1 पे पावर x इंटू P3 पे पावर x इंटू T2। क्लियर है? हमको क्या निकालना है? P2 निकालना है। आपको पहले से ही पता है कि इंटरमीडिएट प्रेशर निकालना है। इंटरमीडिएट प्रेशर का मतलब क्या? P2। तो P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ए देखो P2 यहाँ भी P2 यहाँ भी सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगा तो x माइनस वन प्लस x प्लस वन। क्लियर है ना? P2 पे पावर इतना दैट इज इक्वल टू यहाँ पे T2 है ना? तो ए आप लिख सकते हो P1 इंटू P3 दोनों पे पावर x है तो इंटू x लिख सकते हो पावर इंटू T2 इधर से आएगा क्या? T1। तो ए आपका हो जाएगा T2 बाई T1। क्लियर है? यहाँ पे देखो प्लस वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा P2 पे पावर 2x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा P1 इंटू P3 पे पावर x इंटू T2 बाई T1। क्लियर है? हमको क्या चाहिए? P2 चाहिए। P2 चाहिए तो आप क्या करोगे? तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 इंटू P3 पे पावर x, ये तो पहले से है, यहां से पावर हटाओगे तो 1/2x हो जाएगा, है ना? तो इंटू 1/2x। क्लियर है? और इंटू T2 बाई T1 पे पावर कितना? 1/2x नॉट के 2x। क्लियर है? अब यहां से आपका जो है x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका P2 का वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स दैट इज P2 इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएगा? तो P1 P3 है यहाँ पे तो आपका P1 इंटू P3 पे पावर कितना? 1/2, x तो कैंसिल हो गया और इंटू T2 बाई T1 पे पावर 1/2x। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, समझो, थोड़ा सा समझने का चीज है। अगर हम बात करें फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग, बात समझ में आ रही है ना? अगर हम बात करें आपसे फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग तो परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए आपका क्या होगा कि T1 और T2 का वैल्यू सेम होगा, है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिए। हम इधर आपको इरेज करते हैं। क्लियर? आई थिंक आप इधर नोट डाउन कर लिए होंगे। क्या हम बात कर रहे हैं? समझो, हम बात कर रहे हैं कि जैसे ए आपका दो कंप्रेसर है, ठीक है ना जी? ए आपका कंप्रेसर नंबर 1 है और ए आपका जो है कंप्रेसर नंबर 2 है। ए आपका कंप्रेसर 2 है। यहां से आपको इन किया, फिर यहां से निकला, फिर आपका इंटरकूलिंग हुआ, फिर आपका यहां पे इन किया और फिर ये निकल के आपका कहां आ गया? रिसीवर में आ गया। क्लियर है ना? अब यहाँ पे जहां इन करता है 0.1 हम माने थे, यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। क्लियर है ना? और फिर जो यहाँ पे हमारा क्या था? इंटरकूलर था और यहाँ पे मेरा क्या मान रहे थे? 0.2 मान रहे थे। तो फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग, फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे समझो, परफेक्ट इंटरकूलिंग हम लोग कब बोलेंगे? जैसे यहाँ पे जब इन किया तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो T1 है, फिर यहाँ पे कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं? इंटरकूल मतलब टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं और फिर यहाँ इंटरकूल करके निकालने के बाद जो टेम्परेचर है वो कितना है? T2 है। क्लियर है ना? तो कंप्रेशन होने के बाद टेम्परेचर बढ़ा और फिर हम उसको टेम्परेचर को कम किए, डिक्रीज किए, है ना? तो इंटरकूलिंग में हम टेम्परेचर को डिक्रीज किए। क्लियर है? तो एक परफेक्ट इंटरकूलिंग कब कहलाएगा? जब मेरा जितना टेम्परेचर इनलेट के समय था उतना ही टेम्परेचर इंटरकूलिंग के बाद अगर हो जाता है, T2 मेरा अगर T1 के बराबर हो जाता है, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे मेरा क्या हुआ? परफेक्ट इंटरकूलिंग हुआ। क्लियर है? फिर से समझिए कि जब इंटरकूल के बाद का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर T1 के बराबर हो जाए तब हम बोलेंगे कि क्या हुआ? परफेक्ट इंटरकूलिंग हुआ। तो कहने का मतलब फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग T2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? T1। तो यहां पे हम लिखेंगे कि फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग, फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग
T2 इज इक्वल टू T1, है ना। तो यहाँ से P2 का वैल्यू मेरा आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर P1